6 महीने की एक लड़की जिसने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, वो अंतिम क्षणों में अपनी मौसी की गोद में लेटी हुई थी। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हैं। ये देखकर उसकी मौसी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वो रो रही है। रोते रोते कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। कह रही थी कि हे भगवान, तुमने इसे अपने पास बुला लिया है, बहुत अच्छा किया। क्योंकि इसकी माँ के साथ जो हुआ था, यदि ये इस दर्द को सुनती या महसूस करती तो शायद ये भी जीते जी मर जाती, या फिर समाज इसे तिल तिल मारता और मरने पर ही मजबूर कर देता। क्योंकि जो उसकी माँ के साथ हुआ था, कोई भी अपनों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। शायद आज की कहानी को सुनकर आपका भी इंसानियत पर भरोसा उठ जाएगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई क्या ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, तो क्यों हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। दरअसल यहाँ का एक थाना है रातीबड़। 14 नवंबर की दोपहर 2 बजे के आसपास सुदेश तिवारी, जो कि थाना अध्यक्ष हैं इस थाने के, वो रोज़मर्रा की तरह अपना काम निपटा रहे थे, फाइलों पर साइन कर रहे थे। और इसके बाद अचानक ही एक वायरलेस पर सूचना मिलती है कि समसगढ़ के जंगल में एक महिला की और एक लगभग 6 महीने की बच्ची की लाश मिलती है। यह सूचना पाकर पुलिस जल्दी से मौके पर पहुंचती है और साथ ही मौके पर लेके जाया जाता है डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और ऐसी कई टीम लेके जाई जाती हैं जिससे ये पता चल सके कि क्या हुआ है और ये अपराध किसने किया है। पुलिस ने तमाम कोशिशें की ये जानने की ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं, मगर पुलिस को कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। और पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था ये पता लगाना कि आखिरकार कौन है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इस महिला के साथ ज़्यादती हुई है, किसी ने गलत किया है और साथ ही इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस अब इस घटना के खुलासे के लिए लग जाती है और थानेदार सुदेश तिवारी आसपास के जितने भी थाने थे, उस इलाके के जितने भी लोग थे, वहाँ तक ये सूचना देने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई माँ और बेटी या कोई महिला और एक बच्ची गायब हुई है, क्या उसकी कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है। ये पता लगाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, मगर पुलिस के हाथ उस दिन खाली रहते हैं। यानी कि 14 नवंबर को कोई पता नहीं चलता है और 15 नवंबर को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। सुदेश तिवारी इसके लिए एक टीम गठित कर देते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर पिछले कई दिनों में कोई ऐसी तहरीर, कोई ऐसी शिकायती पत्र तो इस थाने में या आसपास के थानों में तो नहीं आया है। मगर पता चलता है कि रातीबड़ में ही एक ऐसा शिकायती पत्र है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि हो ना हो इस घटना से उसका संबंध ज़रूर है। दरअसल बात ये लिखी थी कि एक व्यक्ति है जो क्या इस शिकायती पत्र देने वाले राधे श्याम को लगातार गालियाँ दे रहा है। वो बार बार एक शिकायत करता है कि मेरी बीवी कहाँ है, मुझे वापस कर दो, और वो गंदी गंदी उसको गालियाँ देने लगता है। इस व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है राधे श्याम को, और राधे श्याम थाने में आता है और उससे फिर पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ये पत्र क्यों दिया है। तो कहता है साहब, एक व्यक्ति है, ना जाने क्यों मुझे लगातार गालियाँ दे रहा है, उसका नंबर भी मैंने पत्र के अंदर मेंशन कर दिया है। थानेदार उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन मिलाते हुए पूछते हैं कि कौन बोल रहे हो और कहाँ से बात कर रहे हो। तो कहता है कि साहब, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बात कर रहा हूँ और मेरी बीवी ने आखिरी वक्त इसी व्यक्ति के फ़ोन से फ़ोन किया था कि मेरा फ़ोन ले लिया गया है, छीन लिया गया है, और मैंने इनकी मदद से आपको फ़ोन किया है और मैं अपनी बड़ी बहन के घर पे जा रही हूँ। उसके बाद उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप थाने में आ जाइए। साथ ही उसकी बड़ी बहन का नंबर लिया जाता है। नंबर लेने के बाद उसकी बड़ी बहन को फ़ोन किया जाता है, तो वो रातीगढ़ के ही उसी इलाके के आसपास ही कहीं रहने वाली थी और कुछ ही देर में थाने पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी बहन, ये क्या हुआ, जानती हो कैसे। तो बहुत सारे सवाल करते हैं, मगर उसकी बहन चुप रहती है और अपनी भांजी को गोद में लेकर बस रोए चली जा रही थी। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यही सूचना उसके लड़की के पिता को दी जाती है, जो कि सिमोर ज़िले का रहने वाला है, और उससे कहा जाता है कि आपकी बेटी का किसी ने मर्डर कर दिया है, उसका किसी ने मार दिया है। ये सुनने के बाद अचानक ही फ़ोन कट जाता है और कटने के बाद उसका पिता ना तो पुलिस को फ़ोन करता है, ना ही पुलिस उसको फ़ोन करती है।
मगर यहाँ कहीं ना कहीं उस थानेदार को कोई शक होने लगता है। उसके बाद उसके पिता को भी थाने में बुलाया जाता है। जब इनसे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है तब उसकी बड़ी बहन बताती है कि दीपावली से कुछ ही दिन पहले वो अपनी बेटी को लेकर मेरे घर पर आई थी। यही बात उसके पति ने बताई थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसका निमोनिया बिगड़ चुका था, आराम मिल नहीं रहा था। उसने कहा कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर जाना चाहती हूँ। दीपावली की रात थी, सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, मगर उस बेटी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। रात तो किसी तरह कट जाती है, मगर अगले ही दिन उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। उस बेटी के मरने के बाद उसकी माँ की भी हालत मरने जैसी ही हो जाती है। ना वो रोती है, ना ही वो कुछ कहती है। अपनी बेटी को देखकर बार बार उसके मन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। बड़ी बहन ने पिता को फ़ोन करके कहा कि पिताजी, छोटी बहन की बेटी ख़त्म हो गई है, आप आ जाइए। उसके पिता और उसका भाई भी मौके पर आ जाता है। उसके बाद ये लोग उस बच्ची का शव दफनाने के लिए चले जाते हैं, मगर आगे क्या होता है उस लड़की को कुछ भी नहीं पता होता। इधर पुलिस को कहीं ना कहीं उस लड़की के पिता पर शक था। उसका पिता जब थाने आता है, उससे बातचीत की जाती है कि क्या मामला है, कुछ बताइए। वो शुरू में तो इधर उधर की बातें बताने लगता है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी से बुरी तरह से तंग आ चुका था। समाज के लोग मुझे ताने देते थे, समाज के लोग मुझे जीने नहीं देते थे। कहते थे कि तुम्हारी बेटी ने भागकर शादी की है। मैं किसी को वाकई मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था, इसलिए मैं उससे कोई रिश्ता, कोई संबंध रखना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी दखल मेरी ज़िंदगी में फिर से हो। मगर उसके बाद जब बड़ी बेटी ने फ़ोन कर मुझे कहा कि उसकी बेटी ख़त्म हो गई है तो मेरा खून खोल उठता है। उसके बाद मुझे ना चाहते हुए मैं आ जाता हूँ कि 5 नवंबर को जैसे ही वो बच्ची ख़त्म होती है, उसको लेकर वो दफनाने के लिए जाते हैं मोटरसाइकिल पर। साथ में उसका बेटा होता है और वो कहता है कि अपनी छोटी बेटी से कि बेटी तुम भी हमारे साथ चलो। उसने इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया, उसको बिल्कुल भी परख नहीं होने दी कि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है उसकी लव मैरिज करने से। क्योंकि उसने जो लव मैरिज की थी तब से वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी से बेइंतहा नफ़रत करने लगा था। और उसको लेके जाता है सीधा समसगढ़ के जंगलों में, जहाँ पर कोई नहीं था, सुनसान इलाका था। आसपास चीखने चिल्लाने की अगर आवाज़ें भी हों तो शायद कोई सुन नहीं सकता था। और उसे ले जाने के बाद उस लड़के को बाइक के पास खड़ा कर देता है और उस अपनी बेटी और साथ ही अपनी नाती को वो जंगल में कुछ अंदर लेके जाता है। और ले जाने के बाद उस शव को ज़मीन पर रख देता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने लव मैरिज क्यों की थी। वो बेटी पहले ही अपनी बेटी के मरने पर शांत थी, बोल नहीं रही थी, कोई बातचीत नहीं कर रही थी। मगर वो बेटी कोई जवाब नहीं देती है। उसका पिता उससे कहता है कि शायद तुमने इसलिए शादी की है, इसलिए लव मैरिज की है। ठीक है, जिस काम के लिए तुमने लव मैरिज की है वही काम मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वो बेटी वैसे ही चुपचाप थी, ऐसी मरणासन हालत में थी और उसने बेटी के साथ वो काम करता है जो शायद उसे करना ही नहीं चाहिए था। उसकी बेटी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई आवाज़ें नहीं आई, कोई चीख नहीं की, ना चिल्लाने की। बस था तो उसकी आंखों में आंसू थे, आंसुओं से वो रो तो रही थी लेकिन आवाज़ें नहीं आ रही थी। बेटा वहीं पास में खड़ा हुआ ये सब नज़ारे देख रहा था। ना वो अपने पिता को रोक पाया और ना ही अपनी बहन की मदद कर पाया। उसने जरा से भी सोचने की कोशिश नहीं की कि मेरा पिता वाकई बहुत गलत काम कर रहा है। ऐसा काम शायद उसे नहीं करना चाहिए था। जिस समाज की वो दुहाई दे रहा था, जिस समाज के बारे में वो बातें कर रहा था, जिस समाज के तानों की वो बातें कर रहा था, क्या उस जो गलत काम उसने किया था क्या समाज उसे अब ताने नहीं देगा? इसने बिल्कुल भी कोई उस बात की फिक्र ही नहीं। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत काम करने के बाद गला घोंटकर उसके हमेशा हमेशा के लिए सांसें रोक दी और चुपचाप अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला आता है। इसके बाद वो अपनी बेटी यानी बड़ी बेटी को फ़ोन कर कहता है कि मैंने तुम्हारी छोटी बहन का काम तमाम कर दिया है। ये बात सुनकर उसकी बहन डर जाती है, रोने लगती है और उसका पिता कहता है यदि ये तुमने बात किसी को बताई या किसी से कही तो वही अंजाम तुम्हारा होगा जो तुम्हारी बहन का हुआ है। घर जाता है, पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी का काम तमाम कर दिया है। और उसके साथ उसने गलत काम किया था ये बात तो नहीं कही थी, मगर सांसें रोकने की बात कही थी। जैसे ही ये बात थानेदार ने सुनी है, थानेदार सुनकर भी बहुत चक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है और एक कोने में जाकर थानेदार रोने लगता है।
उस आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दुष्कर्म की धाराएं, साथ ही हत्या की धाराएं। इसमें उस लड़के को भी दोषी माना गया है और बड़ी बहन को, क्योंकि उसे पूरी जानकारी थी उसकी छोटी बहन की हत्या हो चुकी है, उसको मारा जा चुका है, उसको भी इसमें दोषी बनाया गया है। साथ ही उसकी माँ को भी दोषी बनाया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जिस समाज की इस बाप ने दुहाई दी थी, जिस समाज के बारे में कहा था कि उसको ताने मिलते हैं, तो क्या वो इस तानों के साथ जीवित रह पाएगा? कि जो उसने अंतिम क्षणों में अपनी बेटी के साथ किया था, क्या जेल में रहते हुए उसको लोग ताने नहीं देंगे? क्या बाहर निकलने के बाद उसकी बहन को और उसके भाई को कोई ताने नहीं देगा, या उसके रिश्तेदारों को ताने नहीं देगा? वाकई ये सोच है, इसको बदलने की ज़रूरत है। आज 21वीं सदी है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग चांद पर जाने की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर आज भी बहन बेटी, यूँ तो हमारा देश का कानून भी हमें पूरी तरह से आज़ादी से जीने का हक देता है। हमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, लड़की को पसंद करने की आज़ादी देता है। तो फिर समाज इन सब चीज़ों के पीछे आज भी क्यों पड़ा हुआ है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी और इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और कुछ अच्छा करना होगा, कुछ अच्छा सोचना होगा अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में, ताकि ऐसा पाप फिर दोबारा से ना हो। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।